हाय फ्रेंड्स, साइंस स्टडी 247 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग फिजिक्स में साउंड एंड वेव्स देख रहे थे और उसमें एक पार्ट हो चुका है और अगर उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, पहले उसको देख लीजिएगा, तब उसके बाद इस पार्ट को देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा फ्रेंड्स। और इस पार्ट में हम लोग ध्वनि का वेग और ध्वनि के वेग पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव, फिर इको यानी प्रतिध्वनि, अनुरणन आदि बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको अच्छी जानकारी मिल पाएगी। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें स्वर अंतराल की, तो स्वर अंतराल क्या होता है? दो स्वरों की आवृत्तियों के अनुपात को स्वर अंतराल कहा जाता है फ्रेंड्स। याद रखेंगे, दो स्वरों की आवृत्तियों का जो अनुपात होता है उसी को स्वर अंतराल बोला जाता है। अब हम लोग मूल पॉइंट पर आते हैं। ध्वनि का वेग या ध्वनि की चाल, इसके लिए माध्यम और प्रत्यास्थता होना चाहिए फ्रेंड्स। यानी ध्वनि के वेग के लिए माध्यम और प्रत्यास्थता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, धातुओं में ध्वनि का जो वेग होता है वो ज्यादा होता है। कम प्रत्यास्थता की वस्तुओं जैसे मिट्टी, लकड़ी, नमक आदि में ध्वनि का जो वेग होता है वो कम होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और निर्वात में 0 होता है। इससे ज्यादा गैस में, गैस से ज्यादा द्रव में, द्रव से ज्यादा ठोस में होता है। यानी फ्रेंड्स याद रखेंगे, सबसे कम की बात करें तो ये गैस में मिनिमम होता है। अगर इसकी बात करें तो ये मिनिमम होता है, और अगर ठोस की बात करें तो इसमें मैक्सिमम होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, इसमें मैक्सिमम होता है। और निर्वात में 0 होता है, ये याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं, ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव। अब हम बात कर लेते हैं, पहला है आपका ध्वनि की चाल पर तापमान का प्रभाव। अब तापमान का प्रभाव क्या होगा? तो याद रखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है। 20 डिग्री सेल्सियस पर बात करेंगे तो 343 मीटर पर सेकंड होता है। और ध्वनि की जो चाल, अब देखिए 0 से 20 डिग्री सेल्सियस पर ये 332 से 343 हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ध्वनि की चाल भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी ध्वनि की चाल ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। यानी तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ता है। और प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है फ्रेंड्स। इसको आप अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होगा? ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का प्रभाव। तो ध्वनि की चाल पर आवृत्ति के बढ़ने या घटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब आवृत्ति चाहे बढ़े या घटे, उसके कारण स्पीड ऑफ साउंड यानी ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि साउंड की जो स्पीड है सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने घटने से इसके चाल पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसका ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो या कम हो, इसकी ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव। तो ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव क्या होगा? दाब के बढ़ने या घटने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रखेंगे फ्रेंड्स, दाब को हम बढ़ाएं या घटाएं, उसका स्पीड ऑफ साउंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वह v = λp/d होता है फ्रेंड्स। करड़ी में λp/d। वायु के लिए जो लेमडा का मान होता है 1.41, पी का मान होता है 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और डी का मान 1.29 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और जहां लेमडा बराबर होता है Cp/Cv। Cp है स्थिर दाब पर गैस का विशिष्ट ऊष्मा, और Cv बराबर है स्थिर आयतन पर गैस का विशिष्ट ऊष्मा, और D है गैस का घनत्व। ये याद रखिएगा। अगले पॉइंट की चर्चा करें, ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। यानी वायु में जब नमी बढ़ती है तो ध्वनि की जो चाल होती है वो भी ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी ध्वनि का वेग या चाल
आर्द्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। आर्द्रता बढ़ेगा ध्वनि की चाल बढ़ेगी, आर्द्रता घटेगा ध्वनि की चाल घटेगी, ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखें तो धुंध और कोहरा में ध्वनि का वेग ज्यादा होता है फ्रेंड्स। अब अगर बात करें ध्वनि की चाल पर कठोरता का प्रभाव, तो ध्वनि की चाल पर कठोरता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो कठोरता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है और यही कारण है ठोस में ध्वनि की चाल ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो 1/रूट डेंसिटी ऑफ गैस, यानी 1/कड़ी में गैस का घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, ये याद रखिएगा। और ध्वनि की चाल गैसों के घनत्व अथवा अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे यहाँ कहा गया है तो यहाँ क्या है, V प्रोपोर्शनल टू 1/कड़ी में m और V प्रोपोर्शनल टू 1/कड़ी में d। यहाँ m क्या है, गैसों का अणुभार है और d क्या है, गैसों का घनत्व है। अगर हम दो गैसों की बात करें तो V1 V2 दो गैसों का अनुपात इनके अणुभार के व्युत्क्रमानुपात के बराबर होता है, मतलब दूसरे गैस का अणुभार बटे पहले गैस का अणुभार और इसका वर्गमूल। एक क्वेश्चन देखें तो हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1260 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑक्सीजन में वह कितना होगा, ये पूछा है। तो याद रखेंगे VH 1260 मीटर पर सेकेंड है, VO हमसे ऑक्सीजन का में चाल पूछा है और हाइड्रोजन का अणुभार 2 होता है और ऑक्सीजन का अणुभार 32। तो यहाँ देखेंगे VO बराबर VH और इंटू कड़ी में MH/MO, तो 1260 हो गया VH का मान और MH का मान 2 है कड़ी में और MO का मान 32, 2/32 होगा 1/16 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 हो गया 1/4, 4 से इसको काटेंगे तो 315 मीटर पर सेकेंड आएगा और यही इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। अब एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, आर्द्र वायु शुष्क वायु की अपेक्षा कम घनत्व वाली होती है। जो आर्द्र वायु होती है वो शुष्क वायु की अपेक्षा उसका घनत्व कम होता है। तो चलिए आइए देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड का चार्ट क्या है। ठोस, अगर अवस्था ठोस की बात करें तो एल्यूमिनियम में 6420, स्टील में 6040, लोहा में 5950, पीतल में 4700, कांच यानी फ्लिंट कांच में 3980 मीटर पर सेकेंड चाल होती है। वहीं द्रव की बात करें तो समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकेंड, आशुद्ध जल में 1498 मीटर पर सेकेंड, एथेनॉल में 1207 मीटर पर सेकेंड, मेथेनॉल में 1103 मीटर पर सेकेंड होता है फ्रेंड्स। अब वहीं गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस में 1284 मीटर पर सेकेंड, हीलियम गैस में 965 मीटर पर सेकेंड, वायु में 346 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकेंड, सल्फर डाइऑक्साइड में 213 मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट पदार्थों में जो ध्वनि की चाल होती है वो थी और इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ नोट पॉइंट की चर्चा हम लोग करते हैं और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं आगे क्या है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकेंड होती है। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल में वृद्धि 0.61 मीटर पर सेकेंड होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो 25 गुणे 0.61 यानी लगभग 15 के बराबर इसको मानते हैं, 15 आता है। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 था तो 331 रख दिए और 15 इसमें जोड़ेंगे तो 346 मीटर पर सेकेंड आएगा। यदि सभी माध्यम में 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड यानी ध्वनि की चाल निकालना हो तो 15 मीटर पर सेकेंड सभी के मान से घटाने के बाद प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी हम जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जितना भी ध्वनि का चाल दिया होगा उसमें हम 15 मीटर पर सेकेंड घटाते चले जाएंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल मिल जाएगी फ्रेंड्स, ये याद रखिए। आइए अब प्रतिध्वनि की बात करते हैं। इको, तो वह ध्वनि जो किसी दृढ़ दीवार, पहाड़, गहरे कुएं आदि से टकराने अर्थात परावर्तित होने के बाद सुनाई देती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं फ्रेंड्स। याद रखेंगे, ऐसी ध्वनि जो किसी दृढ़ दीवार या पहाड़ या गहरे कुएं आदि से टकराने या परावर्तित होने
के बाद सुनाई देती है तो उसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। और याद रखेंगे हमारे कानों में जो ध्वनि का प्रभाव होता है वो 1/10 सेकंड तक रहता है। और वायु में जो 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड होता है। तो अगर 1/10 सेकंड में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी देखें तो 346/10 चाल गुणे समय दूरी होता है। तो चाल हो गया 346 और समय हो गया 1/10, तो 346/10 यानी 34.6 मीटर। अब ये 34.6 मीटर ऐसा है कि ध्वनि हम यहाँ से श्रोता उत्पन्न किया, वो स्रोत से जाके टकरा के पुनः आया, यानी आने और जाने दोनों की दूरी है इसमें। तो अगर हम बात करें ध्वनि की दूरी जहां से इको सुनाई दे रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, आधा मतलब बटे 2 कर देंगे, 17.3 मीटर आ जाएगा फ्रेंड्स। यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर ध्वनि की दूरी देखें इको से, यानी प्रतिध्वनि की दूरी देखें तो 17.3 होगा। अब इको साउंड यानी प्रतिध्वनि सुनने की जो शर्त होती है वो क्या होती है, स्रोत व अवरोधक के बीच न्यूनतम दूरी 17.15 या 17.2 मीटर होनी चाहिए फ्रेंड्स। अब ये कैसे आता है देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड। इस हिसाब से अगर प्रतिध्वनि ध्वनि की इको से दूरी देखें तो 16.6 मीटर होगा। 22 डिग्री सेल्सियस के अनुसार 17.2 मीटर, 25 डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे तो 17.3 मीटर, और इन तीनों का औसत निकालेंगे तो यह आएगा 17.2 मीटर। इसीलिए ये हमारे पास मिलता है 17.2 मीटर, ये याद रखिएगा। आइए अब बात करते हैं अनुरणन की, यानी रिवर्बरेशन की। किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना अनुरणन कहलाता है। यानी किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती है और उस घटना को हम लोग अनुरणन कहते हैं। और ऐसा समय जिसके दौरान यह ध्वनि सुनाई देती है उसे अनुरणन काल कहते हैं फ्रेंड्स। याद रखेंगे, वह समय जिसके दौरान यह ध्वनि सुनाई देती है उसे अनुरणन काल कहते हैं। और यह जो है, यह साउंड यानी अनुरणन बहुल परावर्तन के कारण होती है, यानी बहुल परावर्तन के कारण साउंड का गूंज होता है। यह जो है बहुल परावर्तन के कारण साउंड का एक गूंज होता है, और किसी हाल में साउंड बंद कर देने के बाद भी यह ध्वनि गूंजता रहता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अनुरणन से बचाव के उपाय। तो पहला उपाय है हाल की दीवारों को खुरदुरी बनाई जानी चाहिए, यानी हाल की दीवारें खुरदुरी बनाई जाती हैं अथवा उन्हें मोटे सरंध्र पर्दे से ढक दिया जाता है। दूसरा है छत की ओर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे फाइबर बोर्ड या पर्दे लगाकर हम इसको रोक सकते हैं, यानी अनुरणन से बच सकते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब देखिए अनुरणन से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो याद रखेंगे सम्मेलन कक्ष में छत वृत्ताकार बनाया जाता है। अनुरणन काल 0.8 सेकंड से अधिक हो जाता है तो साउंड श्रोता तक नहीं पहुंचता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। अनुरणन काल 0.8 सेकंड से अधिक हो जाता है तो साउंड श्रोता तक नहीं पहुंचता है। अनुरणन बहुल परावर्तन यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बादलों का गर्जन भी अनुरणन का ही एक उदाहरण है। और नोट पॉइंट याद रखेंगे, सोनार और अल्ट्रासोनोग्राफी ये जो है ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। आइए अब बात करते हैं अनुनाद की, रेजोनेंस की। तो किसी वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति अन्य वस्तु की आवृत्ति के बराबर या उसका गुणज हो जाए तो आयाम बहुत बढ़ जाता है, और आयाम बढ़ता है तो तीव्रता भी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब आयाम बढ़ता है तो तीव्रता भी बढ़ जाती है।
इस घटना को हम कहते हैं ध्वनि का अनुनाद। ये याद रखिएगा। रेडियो जो होता है वो अनुनाद की घटना पर ही कार्य करता है और वायुयान की चाल मैक संख्या में मापते हैं फ्रेंड्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वायुयान की जो चाल होती है वो मैक संख्या में मापी जाती है। मैक संख्या बराबर होता है किसी माध्यम में वस्तु की चाल बटे उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। ये याद रखिएगा, ये फार्मूला कई बार पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ मैक संख्या की। तो मैक संख्या 0.8 से कम होती है तो उस विमान को हम सब सोनिक विमान कहते हैं। यानी याद रखेंगे, जिस विमान की मैक संख्या 0.8 से कम होती है उस विमान को सब सोनिक विमान कहते हैं। अब मैक संख्या 0.5 से 1.2 के रेंज में होती है तो उस विमान को ट्राइसोनिक विमान कहते हैं। और मैक संख्या 1.2 से 5 के बीच में होती है तो उस विमान को सुपरसोनिक यानी पराध्वनिक विमान कहते हैं। और मैक संख्या 5 से ज्यादा हो जाती है तो उस विमान को हाइपरसोनिक यानी अति पराध्वनिक विमान कहते हैं फ्रेंड्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से ज्यादा वाला, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको आप याद रख लेंगे। ब्रह्मोस की जो चाल होती है 2.8 मैक होती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और ब्रह्मोस के बारे में एक इंटरेस्टेड पॉइंट याद रखिएगा, जो ब्रह्मोस है वो 2 नदियों के नाम पर रखा हुआ है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियों के नाम पर ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। एक मिसाइल है फ्रेंड्स, ये याद रखिए। आइए अब बात करते हैं डॉपलर प्रभाव की। तो डॉपलर इफेक्ट किसी ध्वनि स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होने पर ध्वनि की आवृत्ति में बार बार परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन को हम लोग कहते हैं डॉपलर प्रभाव। यानी किसी ध्वनि स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होने पर ध्वनि की आवृत्ति में बार बार परिवर्तन होना डॉपलर प्रभाव कहलाता है। इससे हम लोग आभासी आवृत्ति निकालते हैं। तो आभासी आवृत्ति बराबर होता है प्रेक्षक के सापेक्ष ध्वनि का वेग बटे स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग गुणे वास्तविक आवृत्ति। यानी स्रोत जो है जहां से ध्वनि आ रही है उस स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग निकालते हैं, उसमें वास्तविक आवृत्ति का गुणा कर देते हैं नीचे, और ऊपर प्रेक्षक के सापेक्ष ध्वनि का वेग, इसका अनुपात निकाल लेते हैं तो हमें आभासी आवृत्ति का फार्मूला मिल जाता है। ये याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्रोत एवं श्रोता के बीच की दूरी अगर बढ़ रही है तो आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से घटेगी, लेकिन अगर स्रोत एवं श्रोता के बीच की दूरी कम हो रही है, मतलब स्रोत और श्रोता आपस में निकट आ रहे हैं, तो आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से बढ़ती हुई प्रतीत होगी फ्रेंड्स। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यानी स्रोत एवं श्रोता के बीच की दूरी बढ़ेगी तो आभासी आवृत्ति कम हो जाएगी, घट जाएगी। यानी दूरी बढ़ने पर आवृत्ति कम हो रही है, याद रखिएगा। स्रोत एवं श्रोता के बीच की दूरी बढ़ गई तो आवृत्ति घट गई, आभासी आवृत्ति की बात कर रहा है। और स्रोत एवं श्रोता के बीच की दूरी घट गई तो आवृत्ति क्या हो गई, बढ़ गई। ये याद रखिएगा। डॉपलर प्रभाव की आवश्यक शर्तें, इसके बारे में देखें तो स्रोत एवं श्रोता के बीच सापेक्ष गति होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा है ध्वनि के वेग को ध्वनि स्रोत के वेग से अधिक होना चाहिए, यानी ध्वनि का जो वेग है उसको ध्वनि स्रोत के वेग से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम डॉपलर प्रभाव उसमें लगा सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे और ये कई बार पूछा हुआ है। वैसे क्वेश्चन हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। 0.3 सेकंड में यदि 40 शीर्ष और 40 गर्त बनते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि 0.3 सेकंड में यदि 40 शीर्ष और 40 गर्त बनते हैं तो आवृत्ति क्या होगी। अब याद रखिएगा, एक कंप्लीट तरंग बनता है तो उसमें एक शीर्ष और एक गर्त होते हैं, तो 40 शीर्ष 40 गर्त से कंपनों की जो संख्या होगी 40 हो जाएगी। यानी 0.3 सेकंड में कंपनों की संख्या 40 है तो 1 सेकंड में कंपनों की संख्या 40 बटा 0.3, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 400 बटा 3 हो जाएगा। अब इससे हम इसको भाग देंगे, यानी 400 में 3 का भाग देंगे तो 133.3 आएगा फ्रेंड्स, और यही इसकी आवृत्ति होगी। 133.3 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति हो जाएगी। यानी प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या आवृत्ति होती है, तो प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में जितने कंपन करेगा वही उसकी आवृत्ति हो जाएगी फ्रेंड्स। साउंड हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया।
आप लोग इसे बढ़िया से पढ़िए और याद रखने की कोशिश करिए। और अब साउंड से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको निकालिए और उससे संबंधित क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उसका रिप्लाई जल्द से जल्द आपको मिलेगा। और जो भी डाउट होगा उन सभी डाउट को हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं।